जिसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है? बाहर से लगाया गया एक इफेक्ट। हालांकि देखो, लास्ट क्लास के भी एक दो क्वेश्चंस पेंडिंग है। एक वो मिनिमम सेपरेशन वाला, वी विल डिस्कस दैट। पर एक बार नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बाहर से लगाया हुआ एक इफेक्ट जिससे हम किसी बॉडी को पुल कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ खींच सकते हैं, पुश कर सकते हैं, मतलब दूर भेज सकते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे ये बॉडी मेरे हाथों में है तो रेस्ट पे है, तो इसे फेंक सकते हैं, यानी कि फोर्स लगा के इसे मोशन दे सकते हैं। तो फोर्स लगा के मैं इसे फेंक सकता हूं और इसे मोशन दे सकता हूं। तो फोर्स लगा के मैं इसकी स्टेट को बदल सकता हूं। इसकी स्टेट थी रेस्ट वाली, मैं इसे मोशन में ला सकता हूं। तो बाहर से लगाया हुआ एक ऐसा इफेक्ट जिससे हम किसी भी बॉडी को पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, उसका स्टेट बदल सकते हैं। मतलब रेस्ट पे है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट पे ला सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो ये सब कुछ फोर्स हुआ करती है। सब बच्चों को अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल। फोर्स लगाने के लिए हमें कई बार तो फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है और कई बार फिजिकल कांटेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं होती। किसी मीडियम से हम फोर्स लगा सकते हैं। मैं दोनों का एक एक उदाहरण दे दूं। अगर मेरे को इस दीवार को पुश करना है तो मेरे को फिजिकल कांटेक्ट बनाना होगा। तो अगर मुझे इसे पुश करना है तो मुझे इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना होगा। पर अगर मान लो मुझे इसे पुल करना है तो मैं किसी मीडियम की मदद से भी इसे पुल कर सकता हूं। व्हाट कैन बी दैट मीडियम? स्ट्रिंग, रोप, रस्सी। मैं रस्सी का एक किनारा बांध दूंगा, दूसरे किनारे को अपने हाथ में पकड़ लूंगा और उसे खींचना शुरू कर दूंगा। तो रस्सी की मदद से मैं इस वॉल वाली ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता हूं। मैं वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाए, रस्सी की मदद से। तो कई बार फोर्स लगाने के लिए हमें फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है। कई बार कोई एक्सटर्नल मीडियम होता है जिससे भी फोर्स हम लगा सकते हैं। अगर तो हमें फोर्स लगाने के लिए फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़े तो उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अगर हम किसी मीडियम की मदद से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं बिना फिजिकल कांटेक्ट के, तो उसे बोला करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। उसके बाद जो अगली टर्म यहाँ पे होती है, दैट इज इनर्शिया। ये सब कुछ मैं लिखूंगा, पहले एक बार आप समझ लें, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में ये सब कुछ सीखा हुआ है। उसके बाद अगली टर्म हुआ करती है इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है भला? मेरे को आप चैट बॉक्स में एक बात बताओ, ये बॉडी रेस्ट पे है, अगर मैं इस पे फोर्स ना लगाऊं तो क्या ये मोशन में आ जाएगी? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो अपने आप को खुद भी मोशन में ला सकती है। जैसे मैं, मेरे ऊपर फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? ये लो, मैंने चलना शुरू कर दिया अपने आप। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये इस बॉडी की इनएबिलिटी है कि अगर मैं इस पे फोर्स ना लगाऊं तो ये मोशन में आए। ये इसकी इनएबिलिटी है और इसी इनएबिलिटी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया। इनर्शिया इज कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में नहीं आ सकती। अगर वो मोशन में है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, उसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकती अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ये सारी की सारी इनएबिलिटीज हुआ करती है और इन्हीं को हम लोग नाम दिया करते हैं इनर्शिया। उसके बाद जो अगली टर्म होती है यहाँ पे, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम ये एक्सप्लेन करता है कि हमने कितनी एक्सटेंट तक फोर्स लगाई है। एक उदाहरण के लिए, मैं इसे आराम से भी पुश कर सकता हूं और मैं जोर लगा के भी पुश कर सकता हूं। अगर तो मैं आराम से पुश कर रहा हूं तो मैं इसे कम मोमेंटम दे रहा हूं।
अगर मैं जोर लगा के पुश कर रहा हूं तो मैं इसे ज्यादा मोमेंटम दे रहा हूं। ज्यादा फोर्स मीन्स ज्यादा मोमेंटम, कम फोर्स मीन्स कम मोमेंटम। मान लीजिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बॉल आई, अगर मैंने कम फोर्स से बल्ला घुमाया, इसका मतलब मैं बॉल को कम मोमेंटम दे रहा हूं, कम फोर्स दे रहा हूं, उसकी वेलोसिटी कम होगी। और अगर मैंने एकदम से बल्ला घुमाया फोर्सफुली, इट माइट बी फनी, पर आपको समझना होगा फिजिक्स में अपने आप को जितना डेली लाइफ की सिचुएशंस से कनेक्ट करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये मैं कई बार बोलता हूं। तो अगर मैं एकदम से बल्ला घुमा रहा हूं ज्यादा फोर्स से, इसका मतलब मैं बॉडी को ज्यादा मोमेंटम दे रहा हूं, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा हो। तो अब अगर हमें ये चीजें लिखनी है तो हम किस प्रकार से लिखें, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगर हमें ये सब कुछ लिखना है तो आई एम राइटिंग क्विकली, ताकि हम थोड़ा ऐसा काम कर सकें जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो आई एम राइटिंग क्विकली। और आप सभी स्टूडेंट्स भी लिखने के लिए तैयार रहें, ठीक है ना? आप सभी भी लिखने के लिए तैयार रहें। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज फोर्स। एक्सटर्नल effect due to which we can push or pull any object। उसके बाद फिर ये भी है कि रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, ये सब कुछ भी रहेगा उसके बाद। उसके बाद है इनर्शिया। इन एबिलिटी ऑफ बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो अपने आप मोशन में नहीं आ सकती, जो अपने आप रेस्ट पे नहीं आ सकती, फोर्स का अफेक्ट देना होगा। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन इज। स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है किसी डायरेक्शन में तो वही रहेगा, अगर हम उस पर कोई भी फोर्स ना लगाए। यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कैसे? हम सारे लॉज अभी डिफाइन करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद जो अगली टर्म यहां पे आती है दैट इज कांटेक्ट, ये बस आप लिख लो, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ये बस आप लिख लो। हम समझते हैं कि ये क्या होती है, कि भाई इसमें तो फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी है, पर इसमें फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, हम एक रॉप की मदद से भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकते हैं। तो ये हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना? जहां पे प्रॉपर नोट्स बनवाने होंगे मैं जरूर बनवाऊंगा। प्लीज आप यहां तक नोट करें क्योंकि मैं ये सारा हटाऊंगा यहां से। उसके बाद क्या होता है? मोमेंटम। एक्सप्लेन द एक्सटेंट अप टू विच एक्सटर्नल, ये शब्द यूज करना बहुत जरूरी होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से फोर्स लगाई जा रही है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। इसका सिंबल हुआ करता है P, फॉर्मूला हुआ करता है mv। m के साथ लिख लेना मास, v के साथ वेलोसिटी। m मास, v वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। आराम से समझ के चलना है। और इसकी यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड।
मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। यहां तक नोट करें प्लीज। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। डॉट नहीं होता, डॉट नहीं होता, एमवी होता है, डॉट नहीं होता। आई विल टेक डाउट्स। अभी रुको, थोड़ा सा यहां आगे बढ़ेंगे प्लीज, थोड़ा सा यहां आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ये मैं सारा हटा रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया। अब जो समझने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, ये मैं मान रहा हूं कि यहां तक सब बच्चों ने नोट कर लिया कि कैमरा एक बार बंद कर दूं। आई विल टेक डाउट्स, डू नॉट वरी। तो मोमेंटम मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से लिखना जरूरी है। ये मैंने आपको बताया मास इनटू वेलोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मोमेंटम भी। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अभी यहां पे लिख रहा हूं बच्चे वर्णित, जो आप पूछ रहे थे, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, सो डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी, और वो बाद में यूनिट लिखी थी, मास की केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये बाद में यूनिट लिखी गई थी, प्लीज नोट करें यहां तक, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट कि अगर हमें चेंज निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं फाइनल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख दूंगा, और एक आधा क्वेश्चन दूंगा चेंज निकालने पे। दो क्वेश्चन है मेरे पास, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन वेलोसिटी के जैसी, मैग्नीट्यूड एमवी, केजी मीटर पर सेकंड यूनिट, और ये एक्सप्लेन करती है कितने एक्सटेंट तक एक्सटर्नल फोर्स लगाई गई। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, आप एक बार जरा चेक कर लेना। दो क्वेश्चन है मेरे पास और फटाफट से डिस्कस करते हैं। सो द सिचुएशन इज कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक वॉल है। दिस इज द वॉल का मास इतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक की, सेम से ही रीबाउंड हो गई। ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना। न्यूटन्स लॉ का पहला क्वेश्चन, फाइंड चेंज ऑफ, फटाफट आंसर लिख दो, फटाफट। क्या बनेगा? 2mv बन जाएगा। कारण, आसान सा क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ये फाइनल मोमेंटम होगा mv पॉजिटिव, ये इनिशियल मोमेंटम होगा माइनस mv नेगेटिव। का कारण आपको पता है, डायरेक्शन। तो जो चेंज बनेगा, क्यों ना मैं यहीं पे ही लिखूं एरो लगा के। तो वो चेंज यहां पे बनेगा मेरे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना प्लीज। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें थोड़ा फर्क देख लेना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस फर्क ये है कि ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पे आ रही है। लेट मी शो यू। इस प्रकार से एंगल पे आ रही है और एंगल पे जा रही है।
अच्छे से चेक कर लेना, इस प्रकार से एंगल पे आ रही है और एंगल पे जा रही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है क्वेश्चन में। ये जो एंगल आपको लेना है वो आपको लेना है, ये ले लीजिए θ1 जिस पे आई, ये ले लो θ2 जिस पे गई, वेलोसिटी आप सेम ले लो और मास मैंने m बोला था। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड चेंज इन मोमेंटम को मैंने p लिखा, इन वेक्टर फॉर्म। सुनो प्लीज, सुनो मेरी बात प्लीज। कभी भी अगर आपसे पूछे इन वेक्टर फॉर्म तो आप समझ जाना आई कैप जे कैप लगाने होंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूं, ये लो अभी ऊपर स्क्रॉल करता हूं। वैसे तो शायद मैंने लिखवा दिया था, लिख लो एक्सटेंड अप टू विच एफ का मतलब फोर्स, ई एक्स का मतलब एक्सटर्नल अप्लाई। प्लीज नोट करें यहां तक। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल। हमें कहीं नहीं रुकना, हम बिल्कुल फ्लो में आगे बढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ले लिए जाएंगे, वी नो वेरी वेल। कंपोनेंट्स ले लिए जाएंगे एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी होगा θ1, ये होगा इतना, इतना, अगेन ये तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल है θ2 वाला। वी कैन श्योरली राइट m। पहले बस एक बार ये देख लो, पॉजिटिव x नेगेटिव y। आपको पता ही है मैं क्यों लिखता हूं, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। और ये है नेगेटिव y, वो पॉजिटिव x नहीं है, सॉरी नेगेटिव x। और फटाफट इक्वेशन लिखते हैं, तो ये यहां पे बनेगा m v cos θ2 नेगेटिव x माइनस आई कैप v साइन θ2 नेगेटिव y माइनस जे कैप। ये हो गया फाइनल माइनस m। इसी प्रकार से इनिशियल लिख लेंगे बच्चों, बहुत ही जल्द आगे बढ़ेंगे। तो ये बनेगा v cos आई कैप प्लस v साइन θ1 माइनस जे कैप। आराम से चेक कर लेना, आई कैप जे कैप इकट्ठे करके आंसर लिखेंगे। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने दो। द आंसर विल बिकम m इनटू, जरा चेक कर लेते हैं, v1 या v cos θ1 माइनस, ये हो गया आई कैप। आगे चेक कर लेते हैं, एक मिनट, प्लस v साइन θ1 प्लस v, प्लीज नोट करें, और साथ में आएगा ये। साथ साथ चैट बॉक्स में लिख दो, क्या यहां तक क्लियर है? साथ साथ चैट बॉक्स में लिख दो, क्या यहां तक क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके बाद। नाउ इन दिस चैप्टर, in this chapter we have to talk about forces।
अब यहाँ पे हम कुछ फोर्सेस की बात करेंगे। सबसे पहली जो यूनिवर्सल फोर्स होती है वो होती है किसी भी बॉडी का वेट, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोला करते हैं। जैसे ये बॉडी, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी। एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स मिल जाती है, ये सभी को पता है, F बराबर ma हुआ करता है। पहले तो एक बार चलो मैं इस फोर्स को लिख लूं। पहले तो एक बार मैं इस फोर्स को लिख लूं। सब बच्चे हेडिंग डाल लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सो मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, अगर उसे रिलीज कर दिया जाए तो वो बॉडी नीचे जाया करती है, सब बच्चे जानते हैं। अगर उस बॉडी का मास m ले लिया जाए तो उसकी जो एक्सीलरेशन होती है वो इतनी हुआ करती है। तो जो फोर्स होगी ma, a का वैल्यू पुट करेंगे तो mg, ये फोर्स होगी। इसे लिखते हैं fg, क्योंकि ये हुआ करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, सब जानते हैं, जिसे हम किसी भी बॉडी का वेट भी बोला करते हैं। ये सब बच्चे जानते हैं, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। जो अगली फोर्स की हमें बात करनी है वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये थी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो है टेंशन फोर्स। ये लगा करती है इन स्ट्रिंग, रोप या थ्रेड, धागे में, रस्सी में, इस तरह से ये फोर्स लगा करती है। इस तरह से ये फोर्स लगा करती है। ये फोर्स लगेगी धागे में, रस्सी में, और आप इस फोर्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप इस फोर्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स देंगे? देखो फिजिक्स में हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिकली अपने आप को आसपास की चीजों से कनेक्ट करो। मान लीजिए मैं और कोई भी एक पर्सन, रस्सी है, रस्सी से हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। वो अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो हम दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और मीडियम है रस्सी, और इसे हम लोग बोला करते हैं टग ऑफ वॉर। और हम लोग छोटे थे तो खेलते थे, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, वो अपनी तरफ खींच रहा है, रस्सी की मदद से एक दूसरे पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या होता है? सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो मेरी बात। जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो एक रस्सी होती है, और ऐसी कोई चीज आप देखते हो जिसके ऊपर से रस्सी जाती है, और यहाँ पे मान लो बाल्टी है, यहाँ पे मान लो बाल्टी है, और वो रस्सी बाल्टी के साथ बंधी होती है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? और यहाँ पे कोई भी पर्सन है, उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है। तो ये वाली जो चीज आप देखते हो जिसके ऊपर से रस्सी जाती है, इसको बोला करते हैं पुली। सबसे पहली बात, पुली का मतलब डिस्क या व्हील, कुछ भी बोल सकते हो। इसके ऊपर से रस्सी जाती है, दूसरा कोना बाल्टी के साथ बंधा हुआ है, और हम लोग पहले वाले कोने को खींचते हैं। ऐसा करती है कि नहीं? रिप्लाई फास्ट इन चैट बॉक्स, ऐसा करती है कि नहीं? हम लोग रस्सी को खींचते हैं तो दूसरी तरफ से बाल्टी ऊपर आ जाती है, तो हम बाल्टी पे रस्सी की मदद से फोर्स लगा रहे हैं। तो रस्सी की मदद से हम डेली लाइफ में कई ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस लगाते हैं।
रस्सी की मदद से जो फोर्स लगाई जाती है वो होती है टेंशन फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायरेक्शन कैसे देखें, क्योंकि वेट तो एक यूनिवर्सल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी हमने ये पाया कि बाल्टी पे फोर्स तब लगी जब हमने रस्सी खींची, मतलब पुल किया। एम आई राइट? तो यहां से मेरे को यह पता लगा कि मैं रस्सी की मदद से किसी भी बॉडी को सिर्फ पुल कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में लगा करती है वो एक पुलिंग फोर्स होती है। क्या मेरे पास कोई और उदाहरण है? यस, मेरे पास और उदाहरण है। ये दीवार, एक मिनट मेरे को कैमरा ऑन करने दो, ओ सॉरी कैमरा क्या, स्क्रीन हटाने दो, ठीक है, ताकि मैं भी सामने देख सकूं। ये दीवार, मेरे पास एक रस्सी है, एक कोना तो मैंने इस दीवार के बांध दिया, दूसरा मेरे हाथों में है। कीपैड पे हाथ रखना, चैट बॉक्स में रिप्लाई देना। अगर मैं रस्सी को ऐसे पुश कर दूं तो क्या इस दीवार पे फोर्स लगेगी क्या? रिप्लाई फास्ट। अगर मैं रस्सी को ऐसे पुश कर दूं तो क्या दीवार पे फोर्स लगेगी क्या? पर अगर मैं रस्सी को पुल करूं, लेट मी शो यू, अगर मैं रस्सी को पुल करूं तो क्या दीवार पे फोर्स लगेगी? रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। तो यहां से हमें यह पता लगा कि रस्सी की मदद से हम किसी भी बॉडी को सिर्फ पुल कर सकते हैं, अगर पुश करेंगे तो बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। इसका मतलब टेंशन फोर्स एक पुलिंग फोर्स होती है। पर यह कहने से बात खत्म तो नहीं हुई। तो पहले तो मैं इसका नेचर लिखता हूं और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में यह फोर्स शो करके दिखाता हूं। तो एक बार मेरे को कैमरा बंद करने दो, एक बार मेरे को कैमरा बंद करने दो और चलो इसे मैं हटा रहा हूं, यह सिर्फ सिखाने के लिए था। तो सबसे पहले तो इसका नेचर लिखो, दैट इज टेंशन फोर्स इज पुलिंग फोर्स। ये है इसका नेचर। इसका सिंबल हुआ करता है कैपिटल टी, टेंशन के लिए टी। अब मैं आपको कुछ केसेस में इसे शो करके दिखाता हूं, सिर्फ एक मिनट। सब बच्चे हेडिंग डालो, शोइंग दिस फोर्स डायरेक्शन इन डिफरेंट केसेस। और जरा चेक कर लेंगे पहले आसान वाले केसेस, और मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा, जिससे मैं आपको यह सिखाऊंगा कि डायरेक्शन कैसे देखनी है, कि डायरेक्शन कैसे देखनी है। एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये एक रस्सी है। तो आपको किस तरह से टेंशन फोर्स की डायरेक्शन को इमेजिन करना है, कैमरा ऑन करके समझाने दो। किस तरह से टेंशन फोर्स की डायरेक्शन को इमेजिन करना है, दैट इज कि एक कोना तो रस्सी का ब्लॉक के साथ बंधा है और दूसरा कोना पर्सन के हाथों में है। तो आपको बस ये इमेजिन करना है कि पर्सन उसे पुल कैसे करेगा। इस केस में इस तरह से पुल करेगा, ये हो गई डायरेक्शन टेंशन की। तो कैसे दिमाग में इमेजिन करना है कि एक कोना तो ब्लॉक के साथ बंधा है, दूसरा कोना बस ये सोचना है कि पर्सन कैसे पुल करेगा, वही डायरेक्शन होगी टेंशन फोर्स की। अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होती, लेट मी शो यू द डिफरेंट सिचुएशंस।
कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होती, एक मिनट, लाइक दिस। तो ये आप देख रहे हैं एक रस्सी जिसका एक कोना ब्लॉक के साथ बंधा है, दूसरा कोना पर्सन के हाथों में है। तो आपको ये सोचना है कि पर्सन इसी तरह से पुल कर सकता है, तो ये हो गई टेंशन फोर्स की डायरेक्शन। अब यहां पे सवाल ये है, क्या ऐसे आपको पर्सन बना के दिखाएंगे कि भाई ये पर्सन है, ये खींच रहा है? नो, ये दिमाग में इमेजिन करना है कि भाई कोई पर्सन है और वो दूसरे कोने को खींच रहा है। एक कोना ब्लॉक के साथ बंधा है, दूसरे कोने को दिमाग में सोचना है कि पर्सन खींच रहा है। तो जिस तरह से खींच सकता है वो डायरेक्शन होगी टेंशन फोर्स की। कहने का क्या मतलब है, प्लीज समझिए, प्लीज। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज। यहां पे तो एक ही ब्लॉक था, पर कोई जरूरी थोड़ी है, ब्लॉक तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझना। और ये दोनों ब्लॉक्स एक रस्सी से बंधे हुए हैं, आराम से चेक करो, रस्सी से बंधे हुए हैं, जस्ट चेक इट आउट। अब इस पे मैं टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखूं, कि मेरे को ये सोचना होगा आराम से चेक करना। ये मैंने दोनों ब्लॉक्स अलग अलग बना लिए। ये है फर्स्ट ब्लॉक, ये है सेकंड ब्लॉक, इस प्रकार से। तो मुझे ये दिमाग में सोचना होगा कि पहले ब्लॉक के साथ तो रस्सी ऐसे बंधी हुई है और दूसरे ब्लॉक के साथ रस्सी ऐसे बंधी हुई है। कोई पर्सन बना के थोड़ी दिखाएंगे। पहले ब्लॉक के साथ ऐसे बंधी हुई है, ये रही, तो पहला इसी तरह से पुल हो सकता है, ये हो गई डायरेक्शन। दूसरे ब्लॉक के साथ ऐसे बंधी हुई है, ये रही, तो दूसरा कोना इसी प्रकार से पुल हो सकता है, ये हो गई टेंशन फोर्स की डायरेक्शन। अगर मैं कुछ और केसेस की बात करूं, प्लीज समझना, प्लीज, अगर मैं कुछ और केसेस की बात करूं, मेरे को बस एक केस और लेने दो और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। कि मान लीजिए ये कोई पुली, ये स्ट्रिंग, आराम से चेक करना, आराम से। थोड़े आसान वाले केसेस अभी लिए जा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, इस प्रकार की। तो अब आप यहां ये पाएंगे कि ये पुली, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये ऐसे पास हो रही है पुली पे से, ऐसे ऐसे पास हो रही है पुली पे से, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे पास हो रही है। तो अब आप ये पाएंगे, मेरे को एक बार दोनों ब्लॉक्स अलग अलग बनाने दो। मान लीजिए ये पहला ब्लॉक, ये भी, ये दूसरा ब्लॉक, ये भी। दिमाग में सोचो कि दोनों के साथ रस्सी ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है। तो अब आप ये पाएंगे कि एक कोना बंधा हुआ है, ये रहा, दूसरा पुल हो सकता है तो ऊपर, ये हो गई डायरेक्शन। एक कोना बंधा हुआ है, ये रहा, दूसरा ऊपर पुल हो सकता है, ये हो गई। मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में बताओ टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेनी है, क्लियर हुआ? अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें टेंशन फोर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे, डू नॉट वरी, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने रिपीटिशन के लिए बोला है, जो बाद में किया जाएगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लो और थोड़ी सी क्लियरेंस आ जाएगी। लेट्स चेक, एक मिनट। तीन ब्लॉक्स, दो स्ट्रिंग, बस आपको डायरेक्शन ही शो करनी है। एक मिनट,
सिर्फ 1 मिनट रुकना। अगर रस्सी अलग अलग है तो टेंशन अलग होगी। इसमें मान लीजिए T1, इसमें मान लीजिए T2। ये क्वेश्चन नंबर 3 आज का आसान सा। सिर्फ डायरेक्शन शो कर दो T1 और T2 की फटाफट। कोई लिखने वाली बात तो है नहीं, और अगर लिखने वाली बात है आप कर लो। अगर आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, शो T1 T2 डायरेक्शंस, फटाफट। समय देने वाली बात तो है नहीं, आप समझते हो बच्चों। ये ब्लॉक्स बना लूं तब तक। लेफ्ट राइट लिख देना। ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 3, सिमिलैरिटी। समय देने वाली बात है नहीं। ब्लॉक 1 के साथ स्ट्रिंग देखो तो ऐसे जुड़ी है, ब्लॉक 2 के साथ देखो तो दोनों तरफ से, और ब्लॉक 3 के साथ देखो तो ऐसे जुड़ी है। आराम से चेक करना, आराम से। ये ब्लॉक 1 के साथ जुड़ी है, ये ब्लॉक 1 के साथ जोड़ दी। दूसरा कोना ऐसे पुल हो सकता है, ये T1। ब्लॉक 2 के साथ देखो ऐसे जुड़ी है, ऐसे जुड़ी है। दूसरा कोना ऐसे पुल हो सकता है, टेंशन तो T1 ही होगी। और इसी प्रकार से ब्लॉक 2 के साथ राइट में, ब्लॉक 2 के साथ राइट में ऐसे ही पुल हो सकता है, तो ये T2 हो गई। ब्लॉक 3 के साथ, ब्लॉक 3 के साथ दूसरा कोना ऐसे पुल हो सकता है, तो ये आराम से चेक करो, आराम से। एक बार थोड़ा ऊपर करने दो, इसे आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। क्लियर हो रहा हो तो यस लिख दो। तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नॉट T3, T2, आई एम सॉरी, इट इज T2। लिख लो प्लीज। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट बस। तो एक और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। रस्सी ऐसे बंधी हुई है और ये पुली है, ये पुली है जिसके दूसरे एंड पे एक और ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक दिस। चेक करना, ये सरफेस पे है और दूसरा हवा में है, दूसरा हवा में है, और ये पुली भी हवा में है, ये पुली भी हवा में है। तो पुली तो गिर जाएगी, क्योंकि पुली का भी तो मास होता है। तो हवा में कैसे रहेगी पुली? अपने वेट से नीचे आ जाएगी। तो पुली को फिक्स करना होगा, पुली को फिक्स करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पुली को फिक्स करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस से पुली को फिक्स कर दिया। मैं यहाँ पे ना ऐसे आपको दिखाऊंगा और ये लिखूंगा कि भाई फिक्स कर दिया। आराम से चेक करना, आराम से। और ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है पुली पे से ऐसे, ठीक है बच्चों। और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। फटाफट, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। शो दिस डायरेक्शन, लिख दो। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एंगल पे लिख दो ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे एंगल पे लिख दो।
सो एक मिनट, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 इसी प्रकार से, तो ब्लॉक 1 के साथ ऐसे एंगल पे जुड़ी हुई है और ब्लॉक 2 के साथ ऐसे ऊपर, आराम से चेक कर लेना। तो ये ब्लॉक 1 के साथ जुड़ी हुई है, दूसरा कोना ऐसे पुल हो सकता है, ये हो गई। ब्लॉक 2 के साथ ऐसे जुड़ी हुई है, दूसरा कोना ऐसे पुल हो सकता है, ये हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डी लिख के छोड़ दो अगर कुछ पूछना है तो, तब तक के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये कोई बॉडी, इस पे मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगा दी, सपोज आगे की तरफ, उतनी ही मैंने पीछे लगा दी, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? अगर ये मूव नहीं करेगी तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में क्या है? जितनी फोर्स आगे उतनी ही पीछे, जितनी ऊपर उतनी ही नीचे, आगे पीछे वाली बराबर और ऊपर नीचे वाली बराबर। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, एक बार ये हटाने दो, फॉर इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। इसका मतलब लेफ्ट वाली टोटल और राइट वाली बराबर होगी, एंड सो ऑन। आप समझ ही गए, एंड सो ऑन, यू नो वेरी वेल। ये है क्या? ये है इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। और अब इसी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसे नोट कर लो। अब इसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, यहां तक। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स चेक। तो अभी क्या है मैं बताता हूं, रुको। लेट मी टेल यू, बना लो, ये बना लो, बना लो। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये एक स्ट्रिंग, इसमें टेंशन मान लो T1, ये दूसरी स्ट्रिंग, इसमें टेंशन मान लो ये, और ये बॉडी का मास मान लो ये एयर में है, और स्ट्रिंग्स को फिक्स किया हुआ है। आराम से चेक करना। करना क्या है? इफ दिस इन फाइंड दीज, ये निकालना है, और इस एंगल को इतना ले लो। 1 मिनट का समय है, फटाफट 1 मिनट का समय है। T1 mg बाई कोस थीटा, T2 mg टेंजेंट थीटा। एक बच्चे ने लिखा, दूसरे बच्चे ने 0 लिखा। कोई बात नहीं, अभी चेक करेंगे। 1 मिनट, अभी चेक करेंगे, अभी करेंगे चेक। सिर्फ 1 मिनट रुकना।
चलिए चलिए चेक करते हैं। देखो तरीका क्या होगा, सुनो, समझो, प्लीज समझो। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि मैं इस मास पे सभी फोर्सेस को दिखाऊंगा कौन कौन सी लग रही है। मैं इस मास पे लगने वाली सभी फोर्सेस को दिखा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है, प्लीज समझना कि डाउनवर्ड में इसका वेट तो लगेगा ही। और देखो ये कोना ऐसे बंधा है, अब इमेजिन करना दूसरा ऐसे पुल होगा, ये T2, पहला ऐसे पुल होगा, ये T1। अब हम ये सोच सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस मास पे लगने वाली सारी फोर्सेस आपको शो कर दी। समझना मुश्किल कुछ भी नहीं है। फिर मैंने आपको कंपोनेंट्स लेने तो सिखाए थे, ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। ये होगा एक्स कंपोनेंट और ये होगा वाई कंपोनेंट, आराम से चेक कर लो। एक्स कंपोनेंट होगा T1 cos थीटा और y होगा, ये मैं सिखा चुका हूं आपको, आराम से चेक कर लो। अब अगर इक्विलिब्रियम है ये वाली चीज, तो जितनी फोर्स पीछे, लेट मी शो यू, उतनी ही आगे, और इसी प्रकार से जितनी ऊपर उतनी ही नीचे। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाली बराबर नीचे वाली। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे T1 मिल जाएगा इतना। आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, ये मेरे को एक वैल्यू पता लग गई। और अगर मैं आगे पीछे वाली बैलेंस करूं तो मैं लिखूंगा T1 cos थीटा बराबर T2। मैं थोड़ा आराम से लिख रहा हूं ताकि आप समझो। ये T1 का वैल्यू इंटू T2, ऊपर कोस नीचे साइन, फोर्सेस को बैलेंस किया है मैंने, तो कोस बाई साइन क्या होगा, एम जी को टेंजेंट। और ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। मैंने किया क्या है ये समझना जरूरी है। मैंने जो ऑब्जेक्ट मेरे को गिवन थी एम मास की, उस पे सभी फोर्सेस शो की, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, आगे वाली बराबर पीछे वाली, ऊपर वाली बराबर नीचे वाली। ये जो मैंने सारी फोर्सेस शो की है ना मास पे, ये एक कंसेप्ट होता है, ये एक कंसेप्ट होता है। और कंसेप्ट क्या होता है मेरे को लिखने दो प्लीज, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो मेरी बात। ये जो मैंने मास पे सभी फोर्सेस शो की है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो मैंने क्या किया, ये एक कंसेप्ट होता है और इस कंसेप्ट का नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसे शॉर्ट में ये भी लिखा जाता है, ये होता है अ डायग्राम in which we show all the forces acting on body। प्लीज नोट करें, ये एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम बॉडी पे लगने वाली सभी फोर्सेस को शो करते हैं। और हमें इस चैप्टर में
इस डायग्राम को बार बार बनाना होगा। तो प्लीज मेरे कहने से इसके साथ लिख लो, मेरे कहने से इसके साथ लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में बार बार बनाना होगा, पूरा लिख लेना इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने अभी एम का, ये जो मैंने अभी एम पे सभी फोर्सेस शो की थी, लेट मी टेल यू, प्लीज लेट मी टेल यू कि भाई एक ये वाली फोर्स, ये दूसरी, ये तीसरी, ये एंगल पे है। प्लीज समझना जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई मैंने कहा था एक ये दूसरी, ये तीसरी, ये एंगल पे। तो मैंने किया क्या है, मैंने ये बनाया है किसका, प्लीज नोट करें, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट करें। एक बार सब बच्चों को देखने दो, 1 मिनट प्लीज। अभी कैमरा ऑन करूंगा अगले क्वेश्चन से पहले। तो मैंने क्या किया है, मैं कैमरा ऑन करके बात करता हूं आपसे। मैंने एम ऑब्जेक्ट की मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है और उसमें इक्विलिब्रियम के लिए सभी फोर्सेस को बैलेंस किया है, मतलब आगे पीछे वाली और ऊपर नीचे वाली बराबर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सभी फोर्सेस को शो करते हैं, जहां से हमें यह पता लगता है कि कौन कौन सी फोर्स बॉडी पे लग रही है और किस डायरेक्शन में, और अकॉर्डिंगली फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सो इन दिस टॉपिक ऑलवेज मेक फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट। वो आपको बनाना ही होगा, कोई आपको बोलेगा नहीं एफबीडी बनाने के लिए। आपका क्वेश्चन निकलेगा ही तब जब आप एफबीडी बना लोगे, और उसके बाद क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो सभी फोर्सेस को हम बैलेंस कर देंगे। तो एक तो बात हो गई ये। अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस देखूं, सुनो मेरी बात प्लीज सुनो, ऑलवेज मेक फ्री बॉडी डायग्राम और उसके बाद अकॉर्डिंगली निकलेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस करेंगे, नहीं तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। पर वी हैव टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट इन एवरी न्यूमेरिकल, इन एवरी न्यूमेरिकल। अब जो अगला क्वेश्चन है यहां पे थोड़ा सा देखते हैं एक बार, प्लीज थोड़ा सा देखते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद है 6। 1 मिनट, चलिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा एक बार चेक करते हैं कि फिर से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक स्ट्रिंग ये कनेक्ट कर दी, एक ये कनेक्ट कर दी, और 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, एक ये कनेक्ट कर दी, एक ये कनेक्ट कर दी, और एक ये नीचे जो है ना, छोड़ो उसको, ये दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर दी। ये फिक्स की हुई है आपस में, ये फिक्स की हुई है, किसी सरफेस के साथ फिक्स किया हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट का मास ले लो m, ये एयर में है, ग्रेविटी कंसीडर करनी है, ये क्वेश्चन नंबर, इसमें ये टेंशन मान लो, इसमें ये टेंशन मान लो। अभी एंगल्स दूंगा मैं, पहले लिख लो, फाइंड बोथ वैल्यूज इन, प्लीज ये नोट कर लो, एंगल्स θ1 और θ2 आप ले सकते हैं, मैं लिख देता हूं फटाफट।
So these angles you can take. इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ये एंगल्स है θ1 और θ2। प्लीज एक बार ट्राई करो मेरे कहने से। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगाने का तो है नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मैं एक बार सारी फोर्सेस शो कर दूं। लेट मी शो ऑल द फोर्सेस। सो अब एक बार जरा देख लेते हैं। नीचे लगेगा वेट, इस प्रकार से टेंशंस लगेगी। अब हम समझते हैं ये कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे। इस प्रकार से नोट करें यहां तक। अब आप ये पाएंगे कि ये लेफ्ट ये राइट बराबर। तो अगर मैं बराबर पुट करूं, आई कैन श्योरली राइट T1 cos θ1 बराबर इतना। यहां से मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा। मैंने T1 ले लिया, मेरे बच्चों ये बन गया, ये बन गया, और ये मैंने एक वैल्यू ले ली। और दूसरा आप ये पाएंगे कि ये वाली फोर्स और ये वाली सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो मैं ऐड कर दूंगा। और अगर मैं ऐड करूंगा, एक मिनट, अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा T1 sin θ1 प्लस T2। ये फोर्स तो हो गई ऊपर और ये बराबर हो गई नीचे वाले के। टोटल ऊपर T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ, यहां पे θ2 आएगा। और जितनी टोटल ऊपर उतनी ही टोटल नीचे। मैंने लिख दिया ताकि आपको मेरी बात ज्यादा समझ आए। और अब T1 और T2 निकालने हैं, तो T1 का वैल्यू ले लिया, फटाफट पुट कर देता हूं, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा आप पे छोड़ूंगा। तो T1 का वैल्यू मैं लूंगा T2 cos θ2 बाय इतना। तो ये T1 इंटू साइन θ1 प्लस T2 इंटू ये बराबर होगा इसके। कैलकुलेशन थोड़ी आप पे छोड़ूंगा। दोबारा इसलिए लिखा, आगे जगह नहीं थी। रिप्लाई फास्ट। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या आगे सॉल्व कर लोगे? रिप्लाई फास्ट प्लीज। सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा बता देता हूं। सॉल्व आप ऐसे करोगे, आप एलसीएम ले लोगे, और जो नीचे cos θ1 बचेगा वो दूसरी तरफ चला गया। आराम से चेक करो। T2 कॉमन, देखो ये मिलके फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला होगा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 का। आराम से चेक करो। और बराबर होगा इतना। तो अब ये नीचे आ जाएगा। आराम से चेक करो, आराम से। आंसर लिख दूं ना? फटाफट बताओ, आंसर लिख दूं? फटाफट बताना। आंसर आप लोगों का बनेगा T2 m g cos, और पूरे के नीचे आएगा, अभी इसके बाद डाउट्स लूंगा मैं लेक्चर के, साइन ऑफ ये।
अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला ना पता हो तो ये होता है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन, और आपको ये याद रखना है। प्लीज नोट करें, यहां तक प्लीज नोट करें, तब तक मैं ये सारा हटा दूं, ये सारा। और अगर आप यहां पे दूसरी वैल्यू को देखेंगे जो मैं फटाफट लिखूंगा, तो आप ये पाएंगे कि जो T1 होगा वो न्यूमिनेटर में बस ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज स्टिल सेम। प्लीज नोट करें, थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले मैंने एफबीडी बनाया है, उसके बाद ही मैं इक्वेशंस को लिख पाया हूं, उसके बाद ही मैं इक्वेशंस को लिख पाया हूं, ये वाली और ये वाली। तो एफबीडी तो बनाना ही होगा, दिमाग में सोचो, क्योंकि इसके बिना इक्वेशंस नहीं लिखी जाएगी। सो एफबीडी बनाना इज, मेरे को एक बार कैमरा ऑन करने दो, एफबीडी बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस चैप्टर, नॉट इन दिस चैप्टर ओनली, आगे पूरी फिजिक्स में 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास के अंत तक फ्री बॉडी डायग्राम्स हम बनाएंगे। और उसके बाद इक्विलिब्रियम था तो आगे पीछे और ऊपर नीचे बैलेंस, और जो भी इक्वेशंस बनी सॉल्व करके हमने अपना आंसर निकाल लिया।